हेलो गाइस। हैप्पी न्यू ईयर। आज का ये एपिसोड लास्ट एपिसोड होगा सीजन 5 का, क्योंकि इस एपिसोड में ही ये सीजन एंड हो जाएगा। और भाई क्या ही बोलूं इसकी एंडिंग के बारे में। भाई साहब, राइटर ने ये किया क्या है। और हाँ, हमारे प्यारे मिस्टर इज़िक एगेर। नहीं 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 नहीं, नो स्पॉयलर्स। स्टोरी सुनो और बताना कमेंट कि इसकी एंडिंग आप लोगों को कैसे लगी। अब एंजॉय करो। चैप्टर 1105, द की डायरी एंट्री। ग्रेश वाइट धुंध के ऊपर, जहां कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा था, क्लाइन बिल्कुल चुपचाप उस लंबे पुराने दागदार टेबल के एंड पर बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पत्थर की मूर्ति हो जो पिछले लाखों साल से वहीं पड़ी हो और अब बस बोर हो चुकी हो। जो डिस्कवरी उसने अभी की थी, उससे उसके दिल के अंदर सीधा डर का न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ। सिर के पीछे से ठंडक दौड़ी, पूरे शरीर में फैल गई और प्रॉपर भाई ये क्या देख लिया वाली सहरन आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत करीबी दोस्त अचानक स्ट्रेंजर बन गया हो। बिहेवियर वियर्ड था, जैसे बॉडी वही हो पर अंदर कोई और बैठा हो। मतलब इमेजिन करो, लेनर्ड मिचेल मिलने आए, सीरियस डिस्कशन चल रही हो पल्ले ज़ोरोएस्ट पर, और अचानक मोनोकुल निकाले और पहन ले। बस उसी लेवल का हॉरर। तो क्या एम्परर रोजेल अपने क्रिम्सन मून असेंशन के बाद चुपचाप करप्ट हो गया था और उसे खुद पता ही नहीं चला? नॉर्मली तो वो ठीक लगता था, लेकिन जब डायरी लिखता था, खुद से बात करता था, पुराने दिनों को याद करता था, तभी दिमाग में अजीब वार्निंग पॉपअप आने लगती थी। या फिर ये एडम का हिप्नोसिस था? प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम रोजेल कम से कम सीक्वेंस 1 था, मजाक नहीं चल रहा था। क्लाइन ने खुद को चेक किया, कहीं मेरे अंदर भी कोई दूसरा वर्जन तो फ्री में रेंट पर नहीं रह रहा? और अगर है, तो क्या वो ह्यूमन भी है? सच में ये नेक्स्ट लेवल हॉरर था। डीप ब्रेथ लिया, पैनिक को साइड में रखा और एम्परर रोजेल की डायरी पर वापस ध्यान दिया। रोजेल की डायरी, अब असली मसाला। 28 जुलाई। आज फिर उस एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग अटेंड की। डिस्कशन सुनते सुनते रियलाइजेशन हुआ, भाई क्या मैं फास्ट ट्रैक प्रमोशन लेकर थोड़ा अंडर प्रिपेयर्ड रह गया हूं? क्योंकि बहुत सी चीजें पहली बार सुन रहा हूं, जैसे कॉस्मोस और अंडरग्राउंड से करप्शन। हाँ, पहली बार। मन में आया, इनमें से कितने लोग ही हैं और कितने शी? मोस्ट लोग अपनी लेवल हाइड रखते हैं, ईगो ओलंपिक्स चल रहा है। मैंने ओल्ड मिस्टर हर्मीज को धीरे से पकड़ा और पूछा, ये कॉस्मोस वाला करप्शन क्या बला है? हर्मीज बोले, इस लेवल पर तुम्हें ये जानना भी अलाउड नहीं है। सिर्फ जान लोगे तो भी करप्ट हो जाओगे। मैं, इतना डेंजरस? इंटरेस्टिंग। अंडरग्राउंड करप्शन के बारे में बताया कि वो टाइम के साथ फेड हो जाता है। एंशिएंट गॉड्स ने ट्राई किया था फिक्स करने का, रिजल्ट बड़ा डिजास्टर। अब बस सील करके रखो और दूर रहो। कॉस्मोस वाला मैटर और भी स्पाइसी है। सीक्वेंस 2 एंजल को भी फुल आइडिया नहीं है। हमीज को इन्फो इसलिए मिली क्योंकि वो मिस्टर डोर, बेथिल अब्राहम को जानता था। फोर्थ एपिक में एंजल्स भी मिस्टर डोर को नाम से नहीं टाइटल से बुलाते थे, मतलब बंदा लाइट नहीं था। क्लाइन टेबल पर उंगलियां टैप करता रहा। अंडरग्राउंड वर्ल्ड कंफ्यूजिंग था। लकीली एवरनाइट गॉडेस का एटीट्यूड और अबैंडन कासल देखकर लगा, अंडरग्राउंड को छोड़ दो, इग्नोर करना ही बेस्ट सोल्यूशन है। असल अपोकलिप्स डेंजर शायद कॉस्मोस से आएगा, और मेरा करंट सीक्वेंस अभी सिलेबस में नहीं है। 31 दिसंबर, न्यू ईयर न्यू ट्रॉमा। रोजेल लिखता है, 8 सीक्रेट मॉज़ोलियम्स डिसाइड हो चुके हैं, लास्ट वाला मिसिंग है। सोचा, ग्रिम की नेमलेस आइलैंड कैसी रहेगी? अब इस ऑप्शन था, लेकिन वहां लेबर शॉर्टेज है, डेविल अवेलेबल नहीं, ह्यूमन सर्वाइव नहीं कर सकते, बियॉन्डर्स भी कोरोसिव डैमेज से डरते हैं। आइलैंड परफेक्ट लगा। रूल क्लैरिफिकेशन, एम्परर सिर्फ ह्यूमंस का नहीं होता, ऑल लिविंग बीइंग्स आर माई सिटीजन्स। आइलैंड के अनइंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स ऑलरेडी वर्शिप करते थे, उनसे कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे, चीप लेबर। फ्लैशबैक, ड्रीम में ग्रिम आया, आइलैंड गए, मॉन्स्टर्स रिचुअल कर रहे थे और ग्रिम डेड होकर भी प्रेजेंट। रिजल्ट, विलियम और पॉली डेड, एडवर्ड्स और बेंजामिन बेयरली अलाइव। कॉस्मोस करप्शन सोर्स था। डेड होने पर करप्टेड बीइंग सोर्स में मर्ज हो जाते हैं। फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व किया, आइलैंड सीक्रेट बेस बना। अब यूज करने का टाइम आ गया है। क्लाइन खुश नहीं हुआ। कॉस्मोस करप्शन अब थ्योरी नहीं थी, सामने खड़ी थी। प्लस आइलैंड उतनी सीक्रेट भी नहीं थी। एडवर्ड्स और बेंजामिन जानते थे। तो क्या वो नेचुरल डेथ से मरे, या रोजेल ने उन्हें आइलैंड पर परमानेंट रेजिडेंसी दे दी, या मेमोरीज डिलीट कर दी? क्लासिक एम्परर सॉल्यूशंस। कोऑर्डिनेट्स ढूंढते ढूंढते लास्ट पेज पहुंचा। 27 दिसंबर, लेट गेम थॉट्स। रोजेल अनईजी था। अब हेल्प नहीं चाहिए,
न्यूट्रल रहें तो भी बहुत है। खुद को सबसे डेंजरस पोजीशन में डाल दिया था। चॉइस भी थी और मजबूरी भी। मैं यहां कैसे पहुंच गया? कंफ्यूजन यूजलेस है, अब सिर्फ आगे बढ़ना है। सक्सेस हुआ तो सनशाइन एंड रेनबोस, फेल हुआ तो वेल, डेथ डीएलसी। लास्ट होप एक लाइन पर टिकी थी, लाइफ इज पॉसिबल बाय बीइंग इन डेथ्स एम्ब्रेस। मतलब करप्शन से बचने के लिए मर के रिवाइव होना। क्लाइंट का रिएक्शन, भाई ये रशियन रूलेट है जिसमें सारी चेंबर्स लोडेड हैं और आप प्रे कर रहे हो कि गन जैम हो जाए। नॉर्मल लोग ये आइडिया सोचते भी नहीं, लेकिन एनिमी भी गेस नहीं कर सकता। शायद यही स्लिम चांस है। क्लाइंट कुर्सी पर पीछे झुका, साइलेंट पैलेस, हैवी थॉट्स। प्लान बना। बेंजामिन अब्राहम फैमिली से था, मिस मजिशियन से पूछेंगे। क्वीन मिस्टिक से एडवर्ड्स, विलियम और पॉली के डिसेंडेंट से पूछवाएंगे। सब सेट। ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइंट ने एक लंबी सांस ली और पुफ, गायब। चैप्टर 1106 द मीटअप। मिशन शुरू। सीन बदल गया गाइस। अब हम रियल वर्ल्ड में हैं और क्लाइंट भाई ने अपना डिटेक्टिव मोड ऑन कर दिया है। सबसे पहले उसने एक छोटी सी लेटर लिखी, इन्वेस्टिगेट करो उस नेमलेस आइलैंड को जहां ग्रिम, विलियम और पोली मरे थे। एडवर्ड्स और बेंजामिन अब्राहम के डिसेंडेंट से पूछो और उन 3 मरे हुए लोगों के फैमिली से भी। लेटर डायरेक्टली भेज रहा है क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट को, सीधी बात, बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, क्योंकि वो समझ जाएगी कि ये रोजेल के 9th मोज़ोलियम की बात हो रही है। स्मार्ट मूव। लेटर लिख के क्लाइंट ने कैंडल जलाई, थोड़ा सा एंशिएंट हर्मीज लैंग्वेज बोला और वुश, लेटर गायब। क्वीन मिस्टिक का मैसेंजर इतना स्टेल्दी है कि स्पिरिट विजन से भी नहीं दिखा। अगली बार स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स ट्राई करना पड़ेगा, क्लाइंट सोच रहा है। कट टू बैकलैंड की स्ट्रीट्स, शाम का टाइम। हमारी फोर्स वॉल एकेए मिस मजिशियन एक रेंटल कैरेज से उतरती है। पहने हैं एक डार्क क्लोक, बिल्कुल मिस्टीरियस लेडी जैसी। वो चुपके से अपने इमेजिनरी स्टॉकर्स से बचने के लिए गलियों में घूम रही है। एक्चुअली वो अपने पुराने टीचर्स और क्लासमेट से मिलने गई थी। एयर रेड के बाद पूछना नॉर्मल है ना। और वहां उसने सुना कि हर हॉस्पिटल में अजीब हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। पेशेंट्स के बॉडीज हील हो जाते हैं लेकिन दिमाग खराब हो जाते हैं। फोर्स की राइटर वाली सोर एक्साइटेड हो गई। यही परफेक्ट मटेरियल है एक हॉरर नॉवेल के लिए, बस थोड़ा इमोशन ऐड करना पड़ेगा। पर एक औरत जो मशरूम्स से भरे फेस को किस करे, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? तभी उसकी आंखें पथरा जाती हैं। आगे गैस लैंप के अंधेरे से एक आदमी निकलता है। ब्लैक ट्रेंच कोट, हाफ टॉप हैट, गोल्ड रिम्ड ग्लासेस। गेयरमैन स्पैरो का एग्जैक्ट कॉपी। फोर्स जानती है कि ये मिस्टर वर्ल्ड है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करने आए हैं। फिर भी दिल धड़कने लगता है, जैसे स्कूल के सबसे स्ट्रिक्ट टीचर से मिल रही हो। गुड इवनिंग, फोर्स ने नर्वसली ग्रीट किया। क्लाइंट ने बस सर हिलाया और एक डार्क एली की तरफ मुड़ के चल दिया। फोर्स भी पीछे पीछे। अंधेरे में पहुंचकर क्लाइंट ने अचानक बोला, अपने टीचर से पूछो क्या वो बेंजामिन अब्राहम को जानते हैं। अगर हां तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन और जो भी उसने लिखा या ड्रॉ किया है सब चाहिए। फोर्स थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुई। ऐसा नहीं कि उसे टेलीपोर्ट किया जाए। फिर भी उसने जल्दी से हां कर दी, ओके ओके। फिर क्लाइंट ने कहा, अभी लिखो। फोर्स, पर मैंने पेपर, पेन, एनवेलप कुछ नहीं लाया। थड़ा। चारों चीजें उसके आगे फेंक दी गईं। फोर्स ने जल्दी से एक पिलर के सहारे लेटर लिख दिया अपने टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम को। क्लाइंट पेशेंटली इंतजार करता रहा। देखो, क्लाइंट भाई इतने कॉशियस हैं कि फोर्स को डायरेक्टली मिलने से पहले वो पूरे दिन उसको मैरियोनेट से मॉनिटर कर रहे थे। पता चला कि ज़रथुल, वो सीक्वेंस 1 वाला विलन, फोर्स को टारगेट नहीं किया। वो सिर्फ अब्राहम फैमिली की सील्ड आर्टिफैक्ट्स या सेंट ऑफ सीक्रेट्स बॉटिस के पीछे था। फोर्स अभी सीक्वेंस 6 है, उसके लिए इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं। गुड न्यूज। लेटर मेल बॉक्स में डालने के बाद फोर्स वापस एली में आई। क्लाइंट ने उसका शोल्डर पकड़ा और वुश, टेलीपोर्ट। कलर्स ब्राइट हुए, वियर्ड फिगर्स फ्लैश। जब नॉर्मल हुआ तो फोर्स ने देखा गेयरमैन स्पैरो गायब और खुद एक ऐसी जगह पे है जहां सामने से दारू की बू आ रही है और अंदर से आवाजें आ रही हैं। दरवाजा खोला तो देखा पायरेट्स, सिमिटार्स, गन्स, हार्ड लिकर और कुछ डांसिंग बटरफ्लाइज, लड़कियां, सब उसको घूर रहे हैं। एक मोटा आदमी आया और ब्रोकन लोइनीज में बोला, 10 सोली 1 नाइट। फोर्स की आंखें चमकी। उसने अपना जज का ऑरा रिलीज किया, जो आर्बिटर पाथ का अथॉरिटी है। लोगों की नजरें झुक गईं, डर गए। अब पता चला ये है थेरोस आइलैंड। लास्ट सीन,
डैनेट्स, जो कलवटुआ को प्रे करता है, एक कोने से छिपकर एक इंटेलिजेंस पेडलर बार्ट्स को देख रहा है, सीरियस एक्सप्रेशन के साथ। क्या प्लान है इसका? क्लिफ हैंगर रहने दो। चैप्टर 1107 द ट्रैप। और रिलैक्स करो। सीन बदलता है गाइस। अब हम हैं थेरोस आइलैंड पे और डैनिट्स, वो हंटर जो शैडो क्लोक यूज करता है, छिपा हुआ है इंटेलिजेंस पेडलर बार्ट्स को मॉनिटर कर रहा है। उसी टाइम उसके अंदर का मोनोलॉग चल रहा है। कब खत्म होगा ये जिंदगी? वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी, जल्दी आ जाओ। अरे नहीं, अभी मत आना, पहले एंडरसन आ जाए। क्लासिक डैनिट्स, कंफ्यूज्ड बट स्ट्रेटेजिक। उसी वक्त एक आवाज उसके कान में घूमती है, यू सीम वेरी ट्रबल्ड। डैनिट्स एकदम से शैडो से बाहर कूदा, हाथ में ऑरेंज फ्लेम लेकर। पर देखा तो एंडरसन है, अपने आप को जंगल के वाइन से चिपका के कैमोफ्लाज कर रहा है। डैनिट्स ने गुस्से से बोला, डॉग शिट। पता नहीं खुद को गाली दे रहा है या एंडरसन को। एंडरसन हंसता है, मैं 2 मिनट पहले आया, तुम अच्छे से छिपे हो, मैंने तुम्हें तुरंत नहीं ढूंढा, इसलिए तुम्हारी हाइडिंग हैबिट्स फॉलो करके कैजुअली पूछ लिया। डैनिट्स कंफ्यूज्ड है, शुड ही बी प्राउड या एंग्री? फिर उसने पूछा, अगर मैं काम रहता तो तुम मुझे नहीं ढूंढ पाते? एंडरसन, इन थ्योरी हाँ, पर एक एक्सपीरियंस्ड हंटर का सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता। तभी बार्ट्स ने कैंडल बुझाया और सोने लगा। कुछ देर बाद वो विंडो से कूदकर बाहर आया, बिल्कुल उसी जगह पे जहां डैनिट्स छिपा था। उसके ऊपर से ही जंप मारा। डैनिट्स का रिएक्शन, डॉग शिट, और उसने बार्ट्स को मिडिल फिंगर दिखाया। एंडरसन हंसता है, लगता है आज हमारा जैकपॉट लगेगा। डैनिट्स, काश वाइस एडमिरल एलमेंट ही हो। दोनों रात के अंधेरे का फायदा उठाकर बार्ट्स के पीछे पीछे चल पड़े। बीच पे पहुंचकर बार्ट्स रुक गया। समंदर के अंधेरे से एक बड़ा सा आउटलाइन नजर आया, एक ब्लैक शिप जिसके फ्लैग पे घोंसली ब्लू फ्लेम्स वाला स्कल है। यही है ब्लैक डेथ, वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी टी फ्लैगशिप। डैनिट्स एक्साइटेड हो गया। उसने थोड़ा आगे बढ़ना चाहा ताकि कंफर्म कर सके कि ट्रेसी शिप पे है या नहीं। तभी एंडरसन ने दबी आवाज में कहा, चलो यहां से। डैनिट्स, जो अथॉरिटेटिव फिगर्स की बात मानने का आदत है, एडविना या जर्मन की तरह तुरंत शैडो यूज करके वहां से हट गया। जंगल में पहुंचकर उसने पूछा, कंफर्म क्यों नहीं किया? एंडरसन ने समझाया, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना एक ऐसे बियॉन्डर को जो फेमस है और अब तक जिंदा है। हर पायरेट एडमिरल के साथ केयरफुल रहना पड़ता है। फिर उसने एग्जाम्पल्स दिए, एडमिरल ऑफ ब्लड सेन्योर, एडमिरल हेल लडविल, वो तो जर्मन ने आसानी से मार दिए थे। डैनिट्स ने चीख मारी, तो फिर वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी जिंदा कैसे है? एंडरसन, इसलिए तो उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो जर्मन स्पैरो के अटैक से बच गई, मतलब डेंजरस है। तभी डैनिट्स को खांसी आने लगी, गला सूजने लगा, मुंह में मेटालिक टेस्ट आया। एंडरसन भी थोड़ी खांसी किया। एंडरसन ने कहा, देखा, मैंने कहा था केयरफुल रहना। ट्रेसी ने अपने शिप के आसपास हर तरह के एलमेंट्स यानी बीमारियां फैला रखी हैं। कोई भी उसके पास आएगा तुरंत इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसने सीक्वेंस 5 की पोशन फुल्ली डाइजेस्ट कर ली है और अब सीक्वेंस 4 की तरफ बढ़ सकती है। डैनिट्स, होगा ही क्यों नहीं कि वो ऑलरेडी सीक्वेंस 4 हो? एंडरसन, अगर ऐसा होता तो तुम अब तक ब्लैक डेथ पे बंद कर मर चुके होते। दोनों ने डिसाइड किया कि जर्मन स्पैरो को इन्फॉर्म करना है। डैनिट्स ने रिचुअल करके मैसेंजर को बुलाया। एंडरसन बाहर जंगल में गार्ड करने लगा। कट टू बैकलैंड, रात के 3 बजे। क्लाइन अपने बेड पे बैठा है, कॉटन पजामाज और स्लीपिंग कैप पहने हुए। रिनेटे टिनेकर ने मैसेज दिया, उसने पढ़ा और कामली उठकर ड्रेस करना शुरू किया। शर्ट, वेस्ट, बोटाई, ब्लैक ट्रेंच कोट और हाफ टॉप हैट। मिशन मोड ऑन। उसने 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लेकर ग्रे फॉग पे पहुंचा। टोपैज पेंडुलम से डेंजर लेवल डिवाइन किया, कोई खास खतरा नहीं। वापस रियल वर्ल्ड आया और मिरर के सामने खड़ा हो गया। उसके रूम के बाहर बंक बेड पे कॉनस और एनोनी उसके मैरियोनेट्स आंखें खोलकर देखते हैं। ब्लैक डेथ शिप के एक खाली केबिन में एक आउटलाइन बनती है। गर्मन स्पैरो आ चुका है। क्रिम्सन मूनलाइट में वो कामली एक चेयर पे बैठकर समंदर का नजारा देखने लगता है। कैप्टन्स केबिन में एक फ्लोर ऊपर वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी, जो वाइट ब्लाउज बेज पैंट्स में है, अभी अभी बार्ट्स को भेजकर आई है। उसे पता चला है कि डैनिट्स और एंडरसन थेरोस आइलैंड पे हैं। दोनों गर्मन स्पैरो से रिलेटेड हैं। उसका चेहरा फैल गया। क्या वो मुझे ढूंढ रहा है? वो तुरंत विंडो की तरफ भागी। शिप को वहां से हटाने का ऑर्डर देने जा रही थी कि अचानक उसका दिमाग स्लो हो गया, जैसे ड्रीम में फंस गई हो। जागी है पर बाहर नहीं आ पा रही।
नॉट गुड। ट्रेसी ने अपने बॉडी से ब्लैक फ्लेम्स निकाले, पर वो भी बेकार। फ्लेम्स गिरने लगते हैं जैसे मुरझाए हुए फूल। एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिस्पेयर ने उसको घेरा। उसने क्रिस्टलाइन आइस की लेयर बनाई, इनविजिबल थ्रेड्स अपने आप ने लपेटने लगी। तभी क्रीक, कैप्टन्स केबिन का दरवाजा खुला। गर्मन स्पैरो अंदर आया, पोलाइटली दरवाजा बंद किया। क्रैक की आवाज के साथ पूरे केबिन में एकदम साइलेंस छा गया, जैसे रियल वर्ल्ड से अलग हो गया हो। ट्रेसी के इनविजिबल स्पाइडर वेब्स उसी को लपेटने लग गए। डिस्टॉर्शन पावर, उसने अपने आप को ही बांध लिया। हिल नहीं सकती, बियॉन्ड अ पावर्स यूज नहीं कर सकती। उसका दिमाग क्लियर हुआ और डर से उसने पूछा, व्हाट डू यू वांट टू डू? गर्मन स्पैरो स्लोली उसकी तरफ बढ़ा। ट्रेसी समझ नहीं पा रही क्यों वो उसे मैरियोनेट नहीं बना रहा। क्लाइन सोच रहा है, शायद ट्रेसी और डेमोनिस ऑफ वाइट ब्लड रिलेटेड है। अगर मैं इसे मार भी दिया तो वो डेमीगॉड को पता चल जाएगा और वो प्रीकॉशंस ले लेगी। टैप टैप टैप, गर्मन स्पैरो ट्रेसी के सामने रुका। चैप्टर 1110 दैट मेस्ड अप फैमिली। सीन खतरनाक है गाइस। ट्रेसी के सामने गर्मन स्पैरो खड़ा है, बिल्कुल साइलेंट। उसका चेहरा देखकर ट्रेसी का दिल आइस कैवन में गिर गया जैसे। जब डिस्पेयर ट्रेसी के चेहरे पे आया तब क्लाइन के अपनी पॉकेट से एक पीस ऑफ पेपर निकाला और फ्लिक ऑफ रिस्ट से उसे ऐसे उड़ाया जैसे कोई पोकर कार्ड हो। वुश! पेपर ने इनविजिबल स्पाइडर वेब्स को काटा, ट्रांसलूसेंट आइस क्रिस्टल को चीर दिया और ट्रेसी की लेफ्ट आर्म पे कट मारा। ब्लड स्प्लैटर। पेपर ब्राइट रेड हो गया और वापस उड़ के क्लाइन के हाथ में आ गिरा। ट्रेसी सोच रही थी कि ये पेपर्स की गर्दन पे आएगा, पर नहीं, सिर्फ आर्म पे कट मारा। उसने शॉक्ड फेस बनाया। जब क्लाइन ने पेपर फोल्ड करके आयन सिगार केस में रख दिया तब उसको समझ आया। उसने पूछा, क्या तुम्हारा असली टारगेट कटरीना है? क्लाइन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि कामली पूछा, तुम उसकी डिसेंडेंट हो? ट्रेसी, जो अभी भी आइस क्रिस्टल और स्पाइडर सिल्क में बंधी हुई थी, ने एक लो लाफ दी। मैं सिर्फ डिसेंडेंट नहीं हूं, मैं उसका बच्चा हूं। क्लाइन का दिमाग तेज चला। अच्छा हुआ मैंने इसे ऐसे ही नहीं मारा, नहीं तो डीमोनिस ऑफ वाइट कटरीना को पता चल जाता। फिर उसने सोचा, अगर कटरीना पहले मेल थी तो शायद ट्रेसी का फादर हो सकती है, लेकिन वो फोर्थ एपॉक के एंड से ही सीक्वेंस 4 डेमीगॉड थी और असैसिन पाथवे में सीक्वेंस 7 विच पे मेल फीमेल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मतलब अगर कटरीना ट्रेसी का फादर है तो ट्रेसी को कम से कम 1300 साल पुराना होना चाहिए। सीक्वेंस 5 इतनी लंबी लाइफ नहीं जी सकता। एक ही आंसर बचा, ट्रेसी को कटरीना ने पैदा किया है, और वो भी पिछले कुछ डिकेड्स में। 1000 साल से ज्यादा उम्र की मां, एडवांस्ड मटर्नल एज का नया रिकॉर्ड। होस्ट थोड़ा हंसता है। क्लाइन ने एक्सप्रेशन चेंज किए बिना कंफर्म किया, वो तुम्हारी मां है? ट्रेसी का एक्सप्रेशन अचानक ऑड हो गया। नहीं, वो मेरी मदर हैं। क्लाइन सोच रहा था कि मां और मदर में क्या फर्क है। तभी ट्रेसी ने स्नियर करते हुए कहा, मेरी मां कोई और है, वो पहले मेरे फादर थे। क्लाइन के अंदर का डायलॉग, तुम डीमोनेसिस की फैमिलीज कितनी मेस्ड अप हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम दुनिया में कैटास्ट्रोफीज फैलाओ। उसने अपने क्लाउन पावर्स यूज करके फेस कंट्रोल किया और इम्पैसिव लुक से ट्रेसी को देखता रहा। ट्रेसी, जो अब खुद को होपलेस फील कर रही थी, ने अपनी कहानी सुनाने लगी, एक सेल्फ डेप्रिकेटिंग टोन में। शायद मेरी पैदाइशी गलती थी। एबनॉर्मल पेरेंट्स, एबनॉर्मल फैमिली, एबनॉर्मल सेक्ट मेंबर्स, उन्होंने मुझे शेप किया और बिगाड़ा। 8 साल की उम्र में मुझे पता चला कि मेरा फादर, जिसे मैं रोल मॉडल मानती थी, अचानक एक वुमन बन गया। दिन ब दिन वो ज्यादा डेंटी, ज्यादा चार्मिंग होता गया। फिर उसने एक मेल फ्रेंड ढूंढा और मेरे छोटे भाई को पैदा किया। तुम सोच सकते हो वो कैसा फील होगा? घर से भागकर मैं समंदर में आई। सालों की मेहनत के बाद फाइनली एक नॉर्मल आइडेंटिटी मिली। समझ आया कि मैं क्या चाहती हूं। फिर एक पोशन बॉटल ने मुझे वुमन बना दिया। एक वुमन। बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सॉफ्ट, इमोशनल हो जाता है। क्लाइन ने क्वाइटली सुना, फिर बिना एक्सप्रेशन बदले बोला, तुम्हारी इंस्टिगेशन स्किल्स अच्छी हैं। ट्रेसी ने साई करते हुए कहा, मैं मानती हूं कि मैं तुम्हारी सिंपैथी पाना चाहती थी। हर कोई जीना चाहता है ना, पर मैंने झूठ नहीं बोला, वो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है। फिर उसने अपना एग्जैजरेशन छोड़ा और कहा, मुझे मारने से पहले एक सवाल पूछना है, ऐसा सवाल जो तुम्हें मुश्किल में नहीं डालेगा। क्लाइन, क्या सवाल है? ट्रेसी ने थोड़ा हेजिटेट किया और पूछा, जब तुम पहली बार मेरी असैसिनेशन के लिए आए थे, क्या हेलीन को इसके बारे में पता था? क्लाइन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, उसे नहीं पता था क्या होने वाला था। ट्रेसी का चेहरा चमक उठा, सच में? गर्मन स्पैरो के जवाब से पहले ही उसने एक एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिया। मरने से पहले एक और फेवर मांग सकती हूं। अगर तुम उसे दोबारा देखो तो उसे बता देना कि मैं पास्ट के लिए गिल्टी फील करती हूं, पर मैं उसे रिग्रेट नहीं करती। फिर उसने खुद पर हंसते हुए कहा, छोड़ो, उसे बताने की जरूरत नहीं, बस इतना ही। अब जो करना है करो। कहकर ट्रेसी ने आंखें बंद कर ली।
कुछ सेकंड्स गुजरे पर कोई दर्द नहीं आया। बजाय इसके गर्मन स्पैरो की गहरी आवाज सुनाई दी, ये बोलो, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। ट्रेसी शॉक्ड। पर अब तो मरने वाली थी, इस छोटी सी बात पर क्यों झगड़े? उसने कहा, कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। जब उसने ये कहा तो वही आवाज ब्लैक डेथ शिप पे ग्रेटली एम्पलीफाई होकर गूंज उठी। पायरेट्स को कोई शक नहीं हुआ, जैसे ये नॉर्मल हो। उन्होंने कैप्टन केबिन से दूर रहना शुरू कर दिया। कैप्टन ने कहा है डिस्टर्ब नहीं करना है तो नहीं करेंगे। उसी वक्त ट्रेसी ने देखा गर्मन स्पैरो ने अपना टॉप हैट उतारा, चेस्ट से लगाया और उसकी तरफ स्लाइड बो किया, जैसे फेयरवेल दे रहा हो। फिर उसे महसूस हुआ जैसे वो पूरी दुनिया से आइसोलेटेड हो गई है। साइलेंस। और वो क्रेजी एडवेंचरर भी गायब। उसे वही नॉट बीइंग डिस्टर्ब्ड वाला एनवायरनमेंट मिल गया जो उसने मांगा था। लॉयर पाथवे की मैग्नीफाई और डिस्टॉर्शन पावर्स का कॉम्बो। ट्रेसी की बॉडी पर आइस पिघलने लगा, लेकिन इनविजिबल स्पाइडर वेब्स उसे अभी भी बंधे हुए थे। वो हिल भी नहीं सकती, एक लाइफ लाइक वैक्स स्टैचू की तरह खड़ी रह गई। उसने मुझे नहीं मारा? ट्रेसी ब्लैंकली आगे देखती रही, इन डिसबिलीफ में। उसको नहीं लगता था कि गर्मन स्पैरो ने उसे पिटी की वजह से छोड़ा। वो एक क्रेजी एडवेंचरर है जिसने कई पायरेट्स मारे हैं। ना ही उसको लगता था कि उसकी ब्यूटी और स्टोरी से इंप्रेस होकर उसने छोड़ा। उसकी नजरें बिल्कुल डेड पर्सन जैसी थीं। कोई और फैक्टर है। ट्रेसी ने जल्दी से कनेक्शंस बनाए। शायद मेरी ब्लड रिलेशन मदर के साथ है। डीमोनेसिस हेक्सेस में एक्सपर्ट हैं। अगर मैं मर गई तो मदर को तुरंत पता चल जाएगा और वो प्रिपरेशंस कर लेगी। गर्मन स्पैरो को टारगेट नहीं मिल पाएगा। इसीलिए उसने मुझे जीने दिया पर कांटेक्ट नहीं करने दिया। लगता है चाहे वो मदर के अगेंस्ट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो या ना हो, वो वापस आके मुझे मार देगा। और अगर मुझे जीना है तो उससे पहले खुद को बचाना होगा। ट्रेसी और उसकी मदर कटरीना में ज्यादा रिलेशन नहीं था। कटरीना एक डीमनेस ऑफ अनएजिंग है, कई साल जीती रही हैं और अपनी यूथफुल मेंटालिटी यंग मैन के साथ डेटिंग करके मेंटेन करती हैं। कभी कभी बच्चे पैदा करती हैं जब नॉवेल्टी फील करती हैं, बाकी टाइम इंडिफरेंट रहती हैं। पर उम्र के साथ कटरीना ने ट्रेसी को अपने पास जैसा पाया, इसीलिए उसे ज्यादा अटेंशन और हेल्प दी। पर ट्रेसी को ये अटेंशन नहीं चाहिए, इसी ने उसे जेंडर चेंज कराया और उसे इस पेनफुल सिचुएशन में डाला। ट्रेसी फिर से स्ट्रगल शुरू की, खुद को बचाने के लिए और मदर को वॉर्न करने के लिए भी। वो नहीं चाहती थी कि गर्मन स्पैरो उसकी मां को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उसे पता था कि गर्मन के पास हेल्पर्स भी हैं, जैसे वो डेथ काउंसिल जिसे उसकी मां भी डरती थी। प्लॉप। ट्रेसी फाइनली गिर गई और डेस्क की तरफ रोल करने की कोशिश की, लेकिन कितनी भी कोशिश करे वो हिल नहीं पाई, क्योंकि वो खुद से ही लड़ रही थी जो डिस्टॉर्टेड और मैग्नीफाइड हो चुकी थी। कट टू ग्रे फॉग के ऊपर क्लाइन अपनी हाई बैक चेयर पे बैठा है। उसने ट्रेसी का ब्लड स्टेन पेपर लॉन्ग टेबल पे रख दिया। फिर उसने पेन और पेपर कॉन्ज्योर किया और एक डिविनेशन स्टेटमेंट लिखी। वाइस एडमिरल एलमंड ट्रेसी की मदर कटरीना की करंट लोकेशन। उसने पेन रख दिया, दोनों पेपर्स हाथ में लिए और चेयर पे लीन करते हुए आंखें बंद कर ली। स्टेटमेंट को 7 टाइम्स रिपीट किया और ड्रीम में चला गया। उसने देखा एक टॉल गॉथिक बेल टावर ग्रे वर्ल्ड में नजर आ रहा है। उसके आसपास व्हाइट रोब्ड कटरीना कुछ हाउसेस की शैडोज में खड़ी है। हैवी एक्सप्रेशन से आसपास देख रही है, जैसे कोई टारगेट ढूंढ रही हो। और ऊपर क्रिम्सन मून की पोजीशन बिल्कुल वही है जो ग्रे फॉग में आने से पहले थी। मतलब डीमनेस ऑफ व्हाइट कटरीना अभी भी बैकलैंड में है, वेस्ट बरो में, किसी स्पेसिफिक टारगेट को ढूंढ रही है। चैप्टर 1111 पेशेंस। सीन शुरू होती है बैकलैंड में, रात के वक्त। क्लाइन रेंटल फ्लैट के रूम में खड़ा है, क्रिम्सन मून को देखते हुए सोच रहा है, शायद अभी भी एक चांस है पोशन डाइजेस्ट करने का। उसने 2 मैरियोनेट्स यानी कोनास और इनुनी उठाए और शैडोज में गायब हो गया। बैकलैंड में अब वो फ्लेमिंग जंप यूज नहीं कर सकता, डर है कि जरूरत जारातुल का नोटिस न खींच ले। विल और सेप्टिन का पेपर क्रेन बार बार यूज करना डिसरिस्पेक्टफुल भी है। चंद सेकंड्स में वो पहुंच गया उसी गॉथिक बेल टावर के पीछे जिसे उसने ड्रीम में देखा था। वहां छुपा बेल ऑफ ऑर्डर की शैडो में। फिर उसने अपने 2 मैरियोनेट्स को अलग अलग जगहों पे छुपा दिया। स्ट्रैटेजी शुरू। अब उसने एक चूहे को मैरियोनेट बनाया, उसे अपने कंट्रोल के एज तक भेजा और उससे एक ऑनरिफिक नेम चांट करवाया। द ग्रेट गॉड ऑफ वॉर, द सिंबल ऑफ आयरन एंड ब्लड, द रूलर ऑफ केओस एंड स्ट्राइफ, डिमोनेस ऑफ व्हाइट कटरीना इज इन दिस एरिया। क्लाइन अपना अग्रीमेंट पूरा कर रहा था, रेड एंजल ईविल स्पिरिट यानी सॉरॉन आइनहॉर्न मेडिसी के साथ ही उसे शक भी था, क्या पता ये खुद ही एक ट्रैप हो। इसलिए उसने एवरनाइट चर्च या क्वीन मिस्टिक की हेल्प नहीं मांगी, पहले साइड से ऑब्जर्व करना था। प्रेयर खत्म होते ही चूहा ट्विच किया और शांत होकर गिर पड़ा, मर चुका था। क्लाइन ने उसे छोड़ दिया ताकि रेड एंजल ईविल स्पिरिट उसे मार्क न कर सके। फिर वो कोनास और इनुनी के साथ वहां से दूर चला गया।
किलोमीटर दूर जाकर द विनर यानी इनुनी से सी गॉड कैल्वेटुआ को प्रेयर करवाया ताकि प्रेयर लाइट से एरिया ऑब्जर्व कर सके। फिर वो और दूर गया, एक स्टोरेज रूम में छुपकर 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज लेकर ग्रे फॉग पे पहुंचा। द फूल की सीट पे बैठा। उसने सी गॉड सेप्टर हाथ में ली और प्रेयर लाइट की मदद से टारगेट एरिया ऑब्जर्व करना शुरू किया। साथ ही उसके हाथ में थी वो ब्लड स्टेन्ड पेपर ट्रेसी का। ट्रू विजन से उसने जल्दी ही डिमोनिस ऑफ वाइट कैटरीना को ढूंढ लिया, एक प्योर वाइट रोब पहने, ब्लैक हेड ब्लू आइड औरत जो वेटलेस फेदर की तरह स्ट्रीट्स और एलीज में फ्लोट कर रही थी। पुलिसमैन उसे देख भी नहीं पा रहे थे। क्लाइन ने डीप ब्रेथ लिया और पेशेंटली वेट किया। रेड एंजल ईविल स्पिरिट आएगी या नहीं, और कैटरीना क्या ढूंढ रही है। उसे शक था शायद ट्रेसी चीक को टारगेट कर रही है। टाइम बीता, क्रिम्सन मून टिल्टेड होते गया। कैटरीना को कुछ नहीं मिला। उसकी फ्रस्ट्रेशन नजर आने लगी। वो वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन रेड एंजल ईविल स्पिरिट आई ही नहीं। क्लाइन का दिमाग चला, क्या मेडिसी मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, या शायद वो आ चुका है पर एक्शन लेने से पहले वेट कर रहा है, जैसे मैं। वो चाहता है कि मैं और कैटरीना लड़ाई में उलझूं, फिर वो आके फ़ायदा उठाए। ये बहुत ट्रबलसम है। अब देखते हैं कौन ज़्यादा पेशेंट है, क्लाइन ने सोचा। तभी कैटरीना ने एक बिल्डिंग की ग्लास विंडो की तरफ देखा। नाइट डिम लाइट में मिरर की तरह रिफ्लेक्ट कर रही थी। कैटरीना की आंखें चमकी। ग्लास विंडो की सरफेस डार्क हो गई, जैसे उसके अंदर लेयर्स ऑफ स्पेस और ऑब्जेक्ट्स छुपा हो। यही है मिरर वर्ल्ड का पैसेज। कैटरीना मिरर वर्ल्ड से जाने वाली थी। क्लाइन टेंस हो गया। उसे रोकना चाहिए, लेकिन उसने सोचा अगर वो चली भी गई तो मैं ब्लड से फिर से लोकेट कर सकता हूं। पहले अरोडेस से पूछूंगा उसकी एक्चुअल एबिलिटीज, फिर क्वीन मिस्टेक या चर्च से ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट बोरो करूंगा, फिर एक्शन लूंगा। उसने ये भी सोचा अगर मैं सील्ड आर्टिफैक्ट बोरो कर पाया तो इसका मतलब एवनाइट गॉडेस जॉर्ज III को ब्लैक एम्परर बनने से रोकना चाहती है, पर ओपनली इंटरफियर नहीं कर सकती। अगर कोई और करे तो वो हेल्प करेगी। इस सोच से उसके एंग्जाइटी थोड़ी कम हुई। तभी कैटरीना ने ग्लास विंडो में घुस गई। मिरर वर्ल्ड की लेयर्स मूव होने लगी। अचानक क्लाइन ने अपने ट्रू विजन से सुना एक श्रिल फीमेल स्क्रीम, जैसे किसी और वर्ल्ड से आ रही हो, एक्सट्रीम फियर और इनबिलीफ से भरी हुई। किसी ने नहीं सुना, सिर्फ उसने सुना। क्या ये कैटरीना की स्क्रीम थी? उसके साथ क्या हुआ? क्लाइन का दिमाग तेज चला। रेड एंजल ईविल स्पिरिट भी एक ईविल स्पिरिट है और वो मिरर ब्लिंक कर सकती है। क्या वो इसी मिरर में छुपी हुई थी? क्या उसने कैटरीना को ट्रैप में फंसा लिया? ग्लास विंडो की डार्कनेस और ग्लूमीनेस गायब हो गई, वापस नॉर्मल हो गई। कुछ सेकंड्स बाद ग्लास विंडो के नीचे से ब्लड बहने लगा, लिक्विड की तरह नीचे स्लाइड करता हुआ। जहां भी गया वो जगह ग्रेइश वाइट हो गई, जैसे नया स्टोन एम्बेड हो गया हो। ड्रिप ड्रिप ड्रिप। ब्लड ड्रॉप्स ने ग्राउंड को ब्राइट रेड रंग दे दिया, खूबसूरत फूलों की तरह। क्लाइन के फेस के मसल्स थोड़े से हिले। उसने अपने क्लाउन पावर से कंट्रोल किया। यही था अंजाम, एक पावरफुल सीक्वेंस 3 सेंट जो 1000 साल से ज्यादा जीती रही थी। रेड एंजल ईविल स्पिरिट के ट्रैप में कोई रेजिस्टेंस किए बिना खत्म हो गई, बस साइलेंस रह गया। अगर वो खुद कैटरीना से कमजोर है और कैटरीना इतनी आसानी से हार गई तो रेड एंजल ईविल स्पिरिट के सामने उसका क्या होगा? उसने डीप ब्रेथ लिया और रियल वर्ल्ड वापस आया। फिर उसने द विनर यानी इनुनी से पोजीशन स्वैप किया और टेलीपोर्ट करके ग्लास विंडो के पास पहुंचा। इनुनी, जो गर्मिन स्पैरो की अपीयरेंस में था, ग्लास विंडो के सामने बोला, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। ग्लास विंडो पे एक अक्स नजर आया, एक ब्लैक रोब विद रेड स्ट्राइप्स, हुडेड वाला आदमी, ब्राउन स्किन, पेल फेस। गेटकीपर जिसमें सॉरॉन आइनहॉर्न मेडिसी ने पोजेशन किया था। वो विंडो से नीचे उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, वेल डन। क्लाइन ने अपनी पॉकेट से कुछ निकाला। उसके होंठ मुस्कुराए और खुशी से जवाब दिया, तुमने भी अच्छा किया। कहते हुए उसने एक मॉनिकल हाथ से उठाया, उस पर भूख मारी और अपनी लेफ्ट आई पे पहन लिया। सॉरॉन आइनहॉर्न मेडिसी की मुस्कुराहट फ्रीज हो गई। चैप्टर 1110 स्पिरिट चैनलिंग। सीन ऐसी है कि अचानक रात की ठंडी हवा स्कॉर्चिंग हॉट हो गई, जैसे इनविजिबल लावा बह रही हो। फिर सब नॉर्मल हो गया। रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने क्लाइन को देखा, मुस्कुराते हुए बोला, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं फिर से कहता हूं, तुम प्रवोकर बनने में टैलेंटेड हो। ज़ैरातुल जब बिजारो सॉर्सरर पोशन डाइजेस्ट कर रहा था, तब भी उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने अमोन की एक्टिंग करे। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन उसकी नजरें इतनी ठंडी थीं जैसे ग्लेशियर में डुबो दें। क्लाइन की बॉडी फ्रीज हो गई और नेक और बैक पे गूज़बम्प्स आ गए।
ये फील उसको मैरियोनेट के थ्रू भी आ रहा था। बिना कुछ कहे क्लाइन समझ गया, जो कोई ऐसे डरेगा उसको स्टील और ब्लड की सजा मिलेगी। उसने सोचा, अगर बिजारो सॉर्सरर पोशन डाइजेस्ट ना हुआ होता तो मैं सोचता कि तेरी विल पावर स्टील जैसी है और तेरी स्ट्रेंथ सीक्वेंस 1 तक पहुंच गई है, पर अब लगता है तू अमोन से डरता है। इसका मतलब तू अभी सीक्वेंस 2 से ज्यादा नहीं है। और मैं पहले से तैयार था कि एक मैरियोनेट खो भी सकता हूं। पोशन डाइजेस्ट करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। डैनिट्स अगर यहां होता और कावर्ड 2 बार चिल्लाता तो शायद प्रवोकर पोशन छप्पे में डाइजेस्ट कर लेता। बिना और प्रवोक किए क्लाइन ने मुस्कुराते हुए मोनोकल उतार दिया। फिर पूछा, सोलोमन एम्पायर के टाइम ज़ेरेतुल तो एंजल था, उसको बिजारो सॉर्सरर पोशन डाइजेस्ट करने की क्या जरूरत? रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने कहा, मैं यंग ज़ेरेतुल की बात कर रहा हूं। क्लाइन ने सोचा, यही बात लियोनार्ड के बॉडी वाले ग्रैंडपा ने भी कही थी। फिर उसने टॉपिक चेंज किया, तुमने डिमोनिस ऑफ वाइट को खत्म कर दिया? रेड एंजल ईविल स्पिरिट हंसा, तुम्हें क्या लगता है? और एक बात, पोलाइट रहो, कैटरीना खुद को सेंटिस ऑफ वाइट कहती है, तुम उसे डिमोनिस मत बुलाओ। सीरियसली, हंटर मैनर्स की बात कर रहा है। क्लाइन के होंठ थोड़े से हिल गए, पर उसने कंट्रोल कर लिया। उसने सोचा, प्रोवोकिंग सिर्फ गाली गलौज तक लिमिटेड नहीं है। डैनिट्स तो सिर्फ एक ही गाली जानता है, वो हंटर्स का डिस्ग्रेस है। फिर उसने कहा, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, तुम एक छोटा सा रिवॉर्ड दे सकते हो? रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने स्कॉफ किया, रिवॉर्ड? क्लाइन ने इग्नोर किया और बोला, मैं डिमोनिस ऑफ वाइट से बात करना चाहता हूं, उससे कुछ पूछना है। बस इतना? रेड एंजल ईविल स्पिरिट ने अम्यूज टोन में पूछा। क्लाइन ने हाँ की। कोई बात नहीं। रेड एंजल ने अपने राइट हैंड से अपने ग्लिबला से एक ब्लरी फिगर खींच कर निकाला, सेंटिस ऑफ वाइट कैटरीना, जिसके चेहरे पर हॉरर भरा था। क्लाइन ने कहा, क्या हम प्राइवेटली बात कर सकते हैं? रेड एंजल हंसा, तुम्हें एक रूम चाहिए? सोचो, अगर तुम मुझसे क्वेश्चंस छुपाना भी चाहते हो तो मैं कैटरीना के स्पिरिट से पता लगा लूंगा। तुम सिर्फ तभी छुपा सकते हो अगर तुम उसे वापस ना करो, या फिर तुम एक छोटे बच्चे हो जो हर चीज के लिए रिचुअल चाहते हो। क्लाइन ने डेड पैन एक्सप्रेशन से जवाब दिया, मेरे पास तरीका है कि वो मेरे क्वेश्चंस भूल जाए। ये सच भी है और झूठ भी है। सच ये है कि मैनिपुलेटर्स बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक से मेमोरी मैनिपुलेट कर सकता है, पर मुश्किल है। झूठ ये है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता, सिर्फ रेड एंजल को कंफ्यूज करना चाहता है। उसको पता था कि रेड एंजल कंस्पिरेसीज का मास्टर है, पर कोशिश करने में क्या जाता है। रेड एंजल ने कहा, नॉट बैड। फिर उसका बॉडी ग्लास विंडो पर प्रोजेक्ट हो गया। क्लाइन ने ग्रे स्टोन्स पर कोएगुलेटेड ब्लड को देखा, थोड़ा विस्टफुल फील किया और कैटरीना के स्पिरिट को एक डार्क एली में ले गया। वहां उसने कैंडल्स, एसेंशियल ऑयल्स, हर्बल पाउडर से आल्टार बनाया और एवरनाइट गॉडेस को प्रे करके रिचुअलिस्टिक मैजिक से मीडियमशिप शुरू की। ये स्किल उसने नाइट हॉक के टाइम सीखी थी। रिचुअल कंप्लीट होते ही एक इमेंस और टेरिफाइंग पावर इनडिस्क्राइबेबल हाइट से आई। सराउंडिंग्स एकदम क्वाइट हो गए। क्लाइन की आंखें डार्क हो गईं, जैसे नाइट कंप्रेस हो गई हो। उसने कैटरीना के स्पिरिट के आसपास फ्लिकरिंग लाइट और ब्लरी माइंडस्टॉर्म्स देखे। आसानी से ऑब्स्टिकल्स पार करके उसने डिमोनिस ऑफ वाइट के बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड से सवाल पूछे। डिमोनिस सेक्ट और जॉर्ज थर्ड का कोऑपरेशन खत्म हो गया? कैटरीना का कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन थोड़ा क्लियर हुआ। उसने प्योर स्माइल के साथ हाँ की। हाँ। फिर तुम अभी बैकलैंड में क्यों हो? कैटरीना सोलेमली बोली, मैं ट्रिसी के पीछे हूं, उसने हमसे एक इंपॉर्टेंट सील्ड आर्टिफैक्ट ले लिया है। कौन सा सील्ड आर्टिफैक्ट? क्लाइन को याद आया। ट्रिसी की उंगली पर एक सफायर रिंग था। कैटरीना ने पायस एक्सप्रेशन से कहा, वो प्राइमोर्डियल डिमोनिस के अवेकनिंग से रिलेटेड है। ग्रेड 0 है, पर कोई खास एबिलिटीज नहीं है। क्लाइन ने सोचा, इसीलिए ट्रिसी का नाम चीक यानी गाल रखा गया है। प्राइमोर्डियल डिमोनिस से कनेक्शन है। फिर उसने पूछा, जॉर्ज थर्ड के बाकी 8 मौजोलियम्स कहाँ हैं? कैटरीना ने फ्राउन करते हुए बताया, बैकलैंड के साउथ वेस्ट सबर्ब्स, अव्वा काउंटी, ईस्ट चेस्टर काउंटी। उसने डिटेल्स में बताया कि मौजोलियम्स रिपेयर हो चुके हैं, टेलीपोर्टेशन टनल टेम्पोरेरीली बंद है, कोई एंट्री नहीं कर सकता। सिर्फ प्रिंस ग्रोव, डचेस जॉर्जिना, रॉयल फैमिली के 2 एंजल्स और जॉर्ज थर्ड ही अंदर जा सकते हैं। क्लाइन ने सोचा, कोनास किलगॉर हंटिंग के लिए इन्हीं जगहों पे जाता था। ये मैच करता है, मतलब कैटरीना झूठ नहीं बोल रही, पर यह तो बहुत मुश्किल हो गया। फिर उसने पूछा, रॉयल फैमिली के 2 एंजल्स हैं? कैटरीना,
हाँ, एक है फाउंडर ऑफ लो एंड किंगडम प्रोटेक्टर विलियम फर्स्ट, फोर्थ एपॉक से जिंदा है, सीक्वेंस 1 हैंड ऑफ ऑर्डर आर्बिटर पाथवे। दूसरा है फॉर्मर ड्यूक ऑफ साउथविल ड्लिंक ऑगस्टस, सीक्वेंस 2 बैलेंसर। और जॉर्ज थर्ड खुद भी एंजल हो सकता है। क्लाइन शॉक्ड रह गया। फाउंडर जो 10 पाउंड नोट पे है वो अभी भी जिंदा है। हिस्ट्री रियलिटी में सीप हो रही है। तुमने जॉर्ज थर्न के साथ कोऑपरेट क्यों किया? कैटरीना एक्साइटेड हुई। एक कॉन्करर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के लिए वो हमारे पास आ चुकी है। कॉन्करर रेड प्रीस्ट पाथवे की सीक्वेंस 1। ये कैरेक्टरिस्टिक प्राइमोर्डियल डिमोनिस को मिलेगी या तुम्हारे सेक्ट के हायर अप्स को? कैटरीना, प्राइमोर्डियल को सैक्रिफाइस होगी, पर पहले ट्रिसी वाला सील आर्टिफैक्ट चाहिए। अभी वो सेंटिस ऑफ ब्लैक के पास है। हमारे सेक्ट के हायर अप्स के कोड नेम्स कलर्स हैं। क्लाइन ने और डिटेल्स जानकर स्पिरिट चैनलिंग खत्म की, अल्टास साफ किया और कैटरीना का स्पिरिट वापस ग्लास विंडो में भेज दिया। खुद टेलीपोर्टेशन से वहां से गायब हो गया, अपने एक्चुअल बॉडी और दूसरे मैरियोनेट से मिलने। ट्विस्ट आया जब गर्मन स्पैरो गया तो कैटरीना का कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन एकदम क्लियर हो गया। उसकी आंखें शार्प हो गईं, वो डार्क ग्लास विंडो में वापस चली गई। कुछ सेकंड्स के बाद रेड एंजल, इविल स्पिरिट और डिमोनिस ऑफ वाइट कैटरीना दोनों मिरर से बाहर आए। कैटरीना बिल्कुल जिंदा, हेल्दी, कोई साइंस ऑफ डेथ नहीं। रेड एंजल ने पूछा, वो जॉर्ज थर्ड के मौजोलियम्स के बारे में पूछ रहा था? स्पिरिट चैनलिंग की पावर एवरनाइट से थी? कैटरीना ने हाँ कहा। रेड एंजल हंसा, मतलब वो जॉर्ज थर्ड को ब्लैक एम्परर नहीं बनने देना चाहता। कैटरीना मुस्कुराई, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। रॉयल फैमिली, मिलिट्री और उस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई नहीं जीत सकता। एवरनाइट खुद ना उतरे तो कुछ नहीं हो सकता। फिर कैटरीना ने कैजुअली पूछा, मुझे समझ नहीं आता तुमने एब्सोल्यूट एडवांटेज में होते हुए मुझे क्यों नहीं मारा? रेड एंजल इविल स्पिरिट ने उसे देखा, होंठ थोड़े से उठाए और बोला, तुम्हें लगता है तुम मेरे ट्रू टारगेट बनने के काबिल हो? चैप्टर 1111 पोकर एक्सपर्ट। सीन शुरू होती है रेड एंजल इविल स्पिरिट के एक डायलॉग से, जो डीमोनिस ऑफ वाइट कैटरीना के दिल पे आरो की तरह चुभता है। उसने कहा, तुम 4th ईपॉक के एंड में डेमीगॉड बनी थी। 1000 साल से ज्यादा हो गए, पर तुम अभी तक एंजल नहीं बनी। शर्म नहीं आती? और वो लड़का गर्मन स्पैरो पहले आजिक एगर्स पर डिपेंड करता था। अभी 1 साल भी नहीं हुआ और सीक्वेंस 4 पे पहुंच गया। तुम्हारी स्ट्रेंथ मैच कर सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा 1000 साल बर्बाद हो गया? एक कुत्ता भी इतने साल में एंजल बन जाता। मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो। तुम जेलस हो और साथ ही एक ट्विस्टेड डिजायर है कि तुम उसके साथ सोकर खुद को प्रूव करो। तुम डीमोनेस इज रियली लाफेबल हो। एक तरफ तुम कहती हो कि तुम ओरिजिनली मैन हो ताकि खुद को ना खो दो, दूसरी तरफ तुम एक्सट्रीम प्लेजर और इंटेंस लव में वुमन की चार्म दिखाती हो। पर हम हंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम नहीं। हम चाहे जिस भी जेंडर से शुरू करें, आगे बस वॉर वॉर वॉर। प्राइमोर्डियल तो एक ट्विस्टेड फेलो है। अगर प्योर वुमन को डीमोनिस पाथ पे भेजते तो अच्छा होता, पर तुम जनरेशन आफ्टर जनरेशन डैमेज पास करती हो। और क्यों? सिर्फ फेट से रिवेंज लेने के लिए? डैम, ये तो ब्रूटल रोस्ट हो गया। कैटरीना का चेहरा ट्विच करने लगा, उसके बाल घने हो गए। रेड एंजल हंसा, क्या मेरी प्रोवोकेशन से तुम लूज कंट्रोल हो रही हो? कितना नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। फिर उसने कहा, तुम जा सकती हो। अगर कुछ चाहिए तो मेरे ऑनरिफिक नेम का रेसिटेशन करना, नहीं तो मैं खुद आ जाऊंगा। कैटरीना शॉक्ड, ऐसे ही छोड़ दोगे? क्या तुम मेरे साथ सोना चाहती हो? टाइमिंग सही हो तो पॉसिबल है, पर अभी इंपॉर्टेंट काम है। टेंशन मत लो, तुमने मेरे ऑनरिफिक नेम रिसाइट किया है और एक ड्रॉप ब्लड दी है। अब तुम मेरी नज़र में हो, मैं कभी भी इफेक्ट कर सकता हूं। क्या तुम एंजल और सेंट के डिफरेंस भूल गई हो? क्या तुम नहीं जानती एक रियल हाई लेवल फिगर कितना पावरफुल होता है? जब तक तुम डायरेक्टली प्राइमोर्डियल को प्रे करके रिस्पॉन्स न लो, तब तक मेरी नज़र से छुटकारा नहीं। वैसे एक एंजल तुम्हारी हेल्प कर सकता है, पर वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब तुमने सिर्फ मेरा ऑनरिफिक नेम चैंट किया हो। कैटरीना का एक्सप्रेशन ग्लूमी हो गया, फिर वो मुस्कुराई। मैं आपकी टीचिंग्स याद रखूंगी, लॉर्ड मेडिसी। रेड एंजल की आईब्रो ट्विच हुई। तुम इतनी कंप्लायंट नहीं लगती। मैं सोच सकता हूं तुम गर्मन स्पैरो के सामने कैसी थी, पर मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे, मैं भूल गया, तुम अपने ब्लड लाइन डिसेंडेंट्स की कंडीशन तुरंत चेक करो। क्या तुम्हें शक नहीं है कि गर्मन स्पैरो तुम्हें इतनी आसानी से कैसे ढूंढ पाया? कैटरीना का चेहरा थोड़ा पेल हुआ, सीरियस हो गया। उसने स्लोली हाँ करते हुए वहां से चले जाने के लिए ग्लास विंडो में घुसी, मिरर वर्ल्ड में कहीं गायब हो गई। अब ट्विस्ट आता है। जब कैटरीना गायब हुई, रेड एंजल इविल स्पिरिट के लेफ्ट चीक पे एक ब्लडी गैश खुल गई और बोलने लगी, क्या एक्सीलेंट एक्ट्रेस है।
ऐसा बिहेव किया जैसे एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, रेस्टलेस और लेस इंटेलिजेंट लगती है, जैसे उसके हिडन मोटिव्स इजीली डिस्कवर हो जाएं। रेड एंजल के राइट चीक पे एक और क्रैक हुआ, बोला हाँ, ताकि हम उसको अंडर एस्टिमेट करें, गार्ड डाउन कर लें। रेड एंजल ने अपने नॉर्मल माउथ से कहा, डीमनेसेस बहुत कनिंग होती हैं, पर मैंने कभी भी किसी प्रे को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। लेफ्ट चीक वाला बोला, फिर तुम एलिस्टा ट्यूडर के हाथ कैसे फंसे? मेडिसी जो सेंट्रल पर्सनैलिटी थी, उसने पाउट किया, वो तुम दोनों की वजह से हुआ, उसका बिलिटलमेंट से कोई लेना देना नहीं था। राइट चीक वाला स्नॉट किया, दूसरे की प्रे बनने में कैसा फील आता है, माइटी गॉड ऑफ वॉर रेड एंजल? मेडिसी थोड़ा सीरियस हुआ पर शान से बोला, नॉट बैड, कुछ सेल्फ कंप्लीसेंसी भी थी। लेफ्ट चीक सॉरॉन पर्सनैलिटी बोला, तुम ब्लफ्स में एक्सपर्ट हो, तभी एलिस्टा और उसके साथियों ने तुम्हारी लाइस पकड़ ली थी, और अभी तुमने कैटरीना को ब्लफ किया। तुम सिर्फ अपना ऑरा रिलीज कर सकते हो, ट्रैप्स और सरप्राइज अटैक्स से डैमेज दे सकते थे, तुम उसे क्विकली फिनिश नहीं कर सकते थे, पर तुमने सीक्वेंस 1 वाला एक्ट किया, उसे ऑनरिफिक नेम रिसाइट करवाया और ब्लड ले लिया। मेडिसी ने फिर पाउट किया, ब्लफ भी पोकर का नॉर्मल प्ले स्टाइल है, इफेक्ट तो अच्छा है ना? फिर रेड एंजल हंसा, और सिर्फ ब्लफ नहीं, मुझे हर 2-3 ब्लफ्स के बीच एक सच बिछाना पसंद है, ताकि जो लोग सोचते हैं कि उन्होंने मेरा डिस्गाइज देख लिया, वो ट्रैप में फंस जाएं, जैसे तुम दोनों इडियट्स ने वही गलती की थी। पर तुम पहले मारे गए थे। दोनों चीक्स ने एक साथ चीख मारी। मेडिसी ने बिना हेजिटेशन के कहा, इसका मतलब मैं सबसे स्ट्रांग था, सबसे ज्यादा अटेंशन डिजर्व करता था। फिर तीनों पर्सनैलिटीज चुप हो गए। कुछ सेकेंड्स बाद राइट चीक आइनहॉर्न बोला, गर्मन स्कारो का एवरनाइट से कनेक्शन टाइट है, उसने शायद कैटरीना की ट्रू स्टेट नोटिस कर ली होगी। रेड एंजल हंसा, कोई बात नहीं, ये वो चीज है जो शी ने ऑलरेडी अलाउ कर रखी है। ग्रेट स्मॉग ऑफ बकलैंड के टाइम जो लोग इन्वॉल्व थे, सब खत्म हो गए, सिर्फ वो ट्रिसी नाम की डीमनिस जिंदा है। इससे कुछ समझ नहीं आता। सॉरॉन और आइनहॉर्न चुप रहे। चीक्स के क्रैक्स हील हो गए। रेड एंजल ईविल स्पिरिट ग्लास विंडो पे रिफ्लेक्ट होकर बेल ऑफ ऑर्डर के एरिया से गायब हो गया। कट टू ग्रे फॉग पे एंशिएंट पैलेस में क्लेन ने अपने हाथ में स्पिनिंग टोपाज पेंडेंट देखा, स्पिरिट डाउजिंग से कंफर्म किया कि कैटरीना के आंसर सच थे। फिर उसने ड्रीम डिविनेशन की, 8 सीक्रेट मुसोलिंग्स के लोकेशंस देखे, सब ब्लरी थे, एंट्री इम्पॉसिबल लग रहा था। उसने सोचा, जब मैं कैटरीना का स्पिरिट चैनल कर रहा था तो उसके एक्सप्रेशंस बहुत थे और आंसर्स प्रोएक्टिव थे। क्या ये डीमनेसिस की स्पेशल क्वालिटी है या कुछ और? उसने वाइस एडमिरल एलमेंट ट्रेसी का ब्लड स्टेन्ड पेपर निकाला और ड्रीम डिविनेशन से उसकी लोकेशन ढूंढी। उसने देखा ट्रेसी विंडो से बाहर देख रही है, आसपास डार्क स्टॉर्म है। फिर ब्लैक फ्लेम आया और ड्रीम मेल्ट हो गया। कनेक्शन कट, मतलब एक डेमीगॉड ने मिस्टिसिज्म टेक्निक से ब्लड और बॉडी का लिंक तोड़ दिया। क्लेन शॉक्ड, क्या कैटरीना अभी भी जिंदा है? हाँ, रेड एंजल ने कभी एक्सप्लिसिटली नहीं कहा कि उसने उसे मारा। मैं एक लिविंग पर्सन का स्पिरिट चैनल कर रहा था। उसने कंफर्मेशन के लिए डिविनेशन की, कैटरीना सच में जिंदा है। उसने सोचा, रेड एंजल ईविल स्पिरिट की ट्रू टारगेट कैटरीना नहीं थी, और पोशन डाइजेशन प्रोग्रेस के हिसाब से शायद वो वीकर है देन आई इमेजिन्ड। सीक्वेंस 2 तक भी रिकवर नहीं हुई, इसलिए क्विकली फिनिश नहीं कर पाई, ट्रैप्स और ब्लफ्स का सहारा लिया। फिर उसने अपना फोकस जॉर्ज III के 8 मुसोलियम्स पे लगाया। सोचा, नॉर्मल मेथड्स काम नहीं करेंगे, अगर गॉड्स ने ऑलरेडी अलाउ कर दिया है तो फ्लायर्स प्रिंट करना भी बेकार है। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया, टेलीपोर्टेशन नेक्सस, ट्यूडर रूइंस। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। चैप्टर 11-12 ट्रैवलिंग नोटबुक। सीन शुरू होती है ग्रे फॉग की मैग्निफिसेंट पैलेस में। क्लाइन राइट हैंड से लॉन्ग टेबल के एज को टैप करते हुए सोचता है, ट्यूडर डिनेस्टी के 5 लार्ज फैमिली क्लैंस हैं, अमोन, एब्राहम, एंटीगोनस, जेकब और तमारा। ब्लड एम्परर एलिस्टर ट्यूडर की मदद एडम, अमोन और एब्राहम ने की थी। क्या ये इन्फर किया जा सकता है कि ट्यूडर ट्रांसोएस्ट यूनाइटेड एम्पायर के टाइम एलिस्टा के साथ काउंसिल्स अमोन और एब्राहम थे? अगर ऐसा है तो ब्लड एम्परर एलिस्टा ने शुरू में पाथ स्विच करने की सोची ही नहीं होगी। जब उसने मॉज़िलियम्स सीक्रेटली बनाए तो उसने अमोन, एब्राहम या एंटीगोनस में से किसी एक या ज्यादा की हेल्प ली होगी। और बेथल एब्राहम यानी मिस्टर डोर अप्रेंटिस पाथवे का मास्टर है। टेलीपोर्टेशन में एक ट्रू डेटी भी उससे बेटर नहीं हो सकती। तो क्या ट्यूडर रूइंस का टेलीपोर्टेशन नेक्सस बेथल एब्राहम ने सेट किया था? हाई चांस है। सिर्फ मिस्टर डोर जैसा इंपॉर्टेंट फिगर ही ऐसे सीक्रेट रूइन में आ जा सकता था। मैं ग्रे फॉग पे भी डिविनेशन से एग्जैक्ट लोकेशन नहीं ढूंढ पाया। और एक एंजल जो कंसीलमेंट यूज करता हो वो भी डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकता। क्लाइन का गेस स्ट्रांग हो रहा था।
उसने सोचा, क्या मिस्टर डोर ने कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन छोड़कर गई है? एक्यूरेट कोऑर्डिनेट्स या एंट्री मेथड्स? इसके लिए मिस मैजिशियन को अपने टीचर से फिर पूछना होगा। काश मिस मैजिशियन जल्दी ट्रैवलर बन जाए, तब डायरेक्ट टेलीपोर्ट कर सके, लेटर्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी वो रिकॉर्ड करके इतने ट्रैवलिंग स्पेल्स यूज करेगी तो टीचर सस्पेक्ट कर देगा। अगर एब्राहम फैमिली का कोई रिकॉर्ड नहीं है तो क्या मैं मिस्टर डोर से डायरेक्टली बात करूं? यही रिस्की है। और मिस मैजिशियन अभी सीक्वेंस 5 तक नहीं पहुंची। वो मिस्टर डोर की आवाज क्लियरली सुन भी नहीं सकती, रिस्पॉन्ड तो दूर की बात। उसने साय करते हुए एक शब्द बोला, पेशेंस। कट टू एक आइलैंड पे जहां पायरेट्स की एक्टिविटी हाई है। फॉर्स वॉल्स यानी मिस मैजिशियन एक ग्लास में लैंटी प्रूफ पी रही हैं। पीते ही उसका चेहरा बिगड़ गया, बिल्कुल बेकार टेस्ट। फा, यही पी के ये लोग इतना मजे कर रहे हैं। उसने ग्लास रख दी, हाथ से मुंह भान किया। अल्कोहल कंटेंट के अलावा कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हाँ, सस्ती है। ठंडा पानी पीकर उसने एक पुअर क्वालिटी नोटबुक में लिखना शुरू किया। यहाँ के पायरेट सिर्फ स्ट्रॉन्ग लिकर के पीछे हैं, सस्ती हो तो और अच्छा। उनके लिए ड्रंक होना सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे 3 पायरेट दोस्तों ने, जो कॉर्नर में दबे हुए हैं, बताया कि ये पोर्ट सिटी उन्होंने ही बनाई है। पहले वो अपना लूट छुपाने और फैमिली सेटल करने आते थे। फिर बैंकरप्ट लोग, एडवेंचरर्स, टैक्स फ्यूजिटिव्स आए, हाउसेस बनाए, मार्केट बना। आखिर में मर्चेंट्स शार्क्स की तरह आए। फॉर्स ने 3 पायरेट्स की तरफ देखा। और कुछ कहना है? तीनों कांप गए, मोनफुली बोले, नहीं, सच में नहीं। फॉर्स ने सोचा, मिस्टर वर्ल्ड की तरह बिहेव करना अच्छा फील करता है पायरेट्स के साथ। फिर उसने लिखा, यहां लिबरल मूड है। अगर किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आए तो वो दाम ऑफर कर सकती है। लड़के को लड़का पसंद आए या लड़की को लड़की, सब चलेगा। मेरे पायरेट दोस्तों के हिसाब से समुद्र में लंबी बोर्डम के कारण लोग फॉरबिडन टैबूज ट्राई करते हैं। इसमें वो ऑनेस्ट रहे, अपने एक्सपीरियंसेस भी बताए। और उन्होंने एक ऐसी बात बताई जो मैं कभी बिलीव नहीं करती थी। पायरेट्स डेमोक्रेसी और जस्टिस की बात करते हैं। मेरा अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट उल्टा हो गया। पर सोचा तो समझ आया, एटलीस्ट उन्होंने जस्टिस परस्यू करने की बात नहीं की। उनका एक्सप्लेनेशन है, जब किसी आर्म्ड पर्सन के पास एब्सोल्यूट ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ नहीं होती तो पायरेट शिप पे मेजॉरिटी की टिरनी होती है। और एक बड़ी शिप चलाने के लिए बहुत लोग चाहिए। इसलिए पायरेट क्रू डेमोक्रेसी को लेकर सीरियस है। कैप्टन को वोट आउट या किल किया जा सकता है। मुझे लगता है अगर कैप्टन एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ रखता है तो गवर्नेंस का स्टाइल अलग होगा। फॉर्स ने विंडो से बाहर देखा, ब्यूटिफुल बट डीप डस्क, जो एक एरिया को कवर किए हुए है। उसमें है काउंटलेस पैलेसेस, टावर्स, मेजेस्टिक सिटी वॉल्स, बिल्कुल मिथिकल लेजेंड जैसा, और टाइम में फ्रोजन। किंग्स ऑफ कॉट। फॉर्स ने जूम करने की कोशिश की, पर एग्जैक्ट सिचुएशन नजर नहीं आई। उसने सोचा, एंशिएंट गॉड का डिवाइन किंगडम है, अबैंडन नहीं, हिडन नहीं। इसीलिए ही किंग्स ऑफ एंजल्स यहां सीक्रेट गैदरिंग के लिए आते थे। शायद लिटिल सन की प्रेयर से मैं ज्यादा क्लियरली देख पाऊंगा। उसने थोड़ा अटेंशन शेपर्ड एल्डर लोविया पे दिया। उसके बॉडी पे इल्यूजरी सिल्वर आर्मर है, यानी ईविल स्पिरिट जो उसने ग्रेज किया है। अभी तक ट्रू क्रिएटर का कोई असर नजर नहीं आया। क्लाइन ने पेशेंटली वेट किया। एक्सपीडिशन टीम ने ग्रे स्टोन स्टेयर्स से माउंटेन की चोटी की तरफ सफर शुरू किया। सब सीक्वेंस 6 से ऊपर के बियॉन्डर्स हैं, मोस्टली वॉरियर पाथवे। उन्होंने रॉटन जायंट्स को हटाते हुए आखिर डस्क वाले एरिया में कदम रखा। वहां की ग्रैंड एपिक बिल्डिंग्स देखकर सब शॉक्ड रह गए। पहली बार था कि लाइटनिंग फ्लैशेस नहीं थे, नेचुरल लाइट थी। कॉलिन ने एक पोशन पिया, मेंटल प्रिपरेशन किया। उनकी जनरेशंस डार्क एनवायरनमेंट के आदी हो चुकी हैं। इस डस्क वाले फ्रोजन ट्वाइलाइट से इंस्टिंक्टिवली डरते हैं। जब डेरिक ने डस्क एरिया में कदम रखा, उसके हाथ का अनशैडोड क्रूसिफिक्स ने अपना कॉर्पोरियल फॉर्म दिखाया। प्योर लाइट जिसमें ऑरेंज रेड डस्क का रंग चढ़ा हुआ था। डेरिक ने महसूस किया, उसका कंडीशन प्लमेट हो रहा है, जैसे डे का वीकेस्ट पॉइंट हो और नाइट आ रही हो। चैप्टर 1113 पावरफुल गार्डियन। सीन शुरू होती है जायंट किंग्स कोर्ट में, फ्रोजन डस्क का एरिया, बिल्कुल साइलेंट, जैसे एक ऑयल पेंटिंग। डेरिक और बाकी एक्सपेडिशन टीम मेंबर्स की टेंशन बढ़ गई है, डार्कनेस के डेप्थ से भी ज्यादा। डस्क में दाखिल होते ही सब एग्जॉस्टेड और वोन आउट लगने लगे, जैसे जिंदगी के आखिरी दिन पार कर रहे हों। और आगे से रॉटिंग जायंट्स बढ़ती तादाद में आने लगे। एक तरफ टीम वीक, दूसरी तरफ मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग। मुश्किल सफर। कुछ इंटेंस बैटल्स के बाद सिटी ऑफ सिल्वर की टीम ने आखिर मॉन्स्टर्स के लॉकडाउन और बैरिकेड्स को तोड़कर एक एक्सट्रीमली क्वाइट एरिया में प्रवेश किया। बिल्कुल कोई आवाज नहीं। इससे सब के बाल खड़े हो गए।
डीमन हंटर कोलिन इलियड ने साइलेंस तोड़ते हुए वॉर्न किया। यही मतलब है कि हम असली जायंट किंग्स कोर्ट में हैं और कोर रीजन के नज़दीक हैं। डेंजर लेवल अब सिर्फ बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सुनकर कुछ टीम मेंबर्स ट्वाइलाइट के असर से वेवर करने लगे। उनका मन था कि पहले ही मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर चुके हैं, अब थोड़ा रेस्ट करें, बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स और पोशन फॉर्मूलाज कलेक्ट करें। ज्यादा डीप जाने की क्या जरूरत। कोलिन ने ज्यादा डिबेट नहीं की, बस कहा कि ऑब्जेक्टिव ये है कि जनरल सिचुएशन समझा जाए ताकि फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए इन्फॉर्मेशन हो। फिर एंटियोना यानी फीमेल वॉरियर ने प्लेकेट किया, वेवरिंग विल्स को शांत किया। शेपर्ड एल्डर लोविया ने भी चीफ का साथ दिया। छोटे से टीम ने फिर से फोकस किया। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा एक ह्यूज स्टोन स्टेयरकेस ग्रेइश वाइट पर ऑरेंज येलो डस्क से रंजी हुई। हर स्टेप इतना हाई कि नॉर्मल इंसान के लिए मुश्किल है। खुशकिस्मती से टीम मेंबर्स टॉल हैं। लोविया 1.9 मीटर्स है। स्टेयरकेस के ऊपर एक मजेस्टिक सिटी वॉल है, उस पे बर्न मार्क्स, डैमेज और ट्री जितनी मोटी एरोज सेवरल मीटर्स लॉन्ग गाड़ी हुई हैं। बीच में एक टेंस ऑफ मीटर्स टॉल डोर, ग्रेइश ब्लू, गोल्डन नेल्स, और उसके बाहर 2 गार्ड्स। ये गार्ड्स हैं 5-6 मीटर्स टॉल, एक्सक्विजिट सिल्वर फुल बॉडी आर्मर। एक के हाथ में ग्रेट स्वॉर्ड, दूसरे के हाथ में ग्रेट एक्स। आर्मर्ड वाइजर के अंदर एक ऑरेंज लाइट बॉल, जैसे सिंगल आई। कोलिन ने राइट हैंड उठाकर टीम को रोका। सिल्वर नाइट। डेरिक की पलकें थरक गईं। सीक्वेंस 3 डेमी गॉड्स। जायंट पाथवे की सीक्वेंस 3 का नाम ही सिल्वर नाइट है। सिटी ऑफ सिल्वर के पास इसका पोशन फॉर्मूला नहीं है, पर बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक है। सोचकर ही डर लग रहा है। रॉयल कोर्ट के एंट्रेंस के गार्ड्स ही सीक्वेंस 3 हैं, तो अंदर क्या होगा। पर साथ ही एक होप भी जगी, शायद यहां जायंट पाथवे की सीक्वेंस 4 के बाद की पोशन फॉर्मूलाज मिल जाएं, तब चीफ भी सिल्वर नाइट बन सकते हैं। लोविया ने आगे बढ़कर कहा, अगर सिर्फ एक होता तो हम फिनिश कर सकते थे, मतलब 2 हैं, मुश्किल है। चीफ एक सीक्वेंस 3 से लड़ सकते हैं, पर यहां का एनवायरनमेंट ट्वाइलाइट मिथिकल क्रीचर फॉर्म को रिस्क में डाल देगा। कोलिन ने ऑब्जर्व किया, लगता है डोर के पास न जाएं तो गार्ड्स अटैक नहीं करेंगे। एंटियोना ने सजेशन दिया, एक सिल्वर नाइट को ल्योर करके अलग ले जाएं, फिर कंबाइंड एफर्ट से फिनिश करें। कोलिन ने फर्मली रिजेक्ट किया। एक सिल्वर नाइट भी बहुत मुश्किल है, और अगर उसने मिथिकल क्रीचर फॉर्म दिखा दिया तो हम में से ज्यादातर उसे देख भी नहीं पाएंगे, अफेक्ट हो जाएंगे। उसने फिर कहा, चलो दूसरा रास्ता देखते हैं। डेरिक ने आफ्टरनून टाउन के रिफ्लेक्शंस वर्ल्ड में एक टनल का जिक्र पढ़ा था, जायंट किंग्स कोर्ट के पीछे। लोविया ने डेरिक की तरफ देखा, उसकी नजरें इनडिफरेंट, काम, इमोशनलेस थीं। डेरिक ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को ज्यादा ऊंचा किया, शिवर्स कंट्रोल करने के लिए। टीम वापस स्टेयरकेस से हटी, लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ी। एक रगेड ट्रेल दिखी, राइट साइड टावरिंग क्लिफ, लेफ्ट साइड बॉटमलेस चैज़म, ऑरेंज डस्क से रंजी हुआ। जायंट्स के लिए ट्रेल थी, पर टीम के लिए स्टिल स्पेशियस। आगे बढ़ते वक्त सबकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर हुई। क्लिफ के एज से ग्रेश ब्लू स्वोलन हैंड्स ऑरेंज क्लाउड से निकलकर ग्राउंड को पकड़ रहे थे। कितने हाथ थे, डेंसली पैक्ड, डिफिकल्ट टू काउंट। अगर सारे जायंट सीक्वेंस 7 या 6 के भी होते तो नंबर से ही टीम खत्म हो जाती। कोलिन ने स्वॉर्ड उठाने ही वाला था कि डेरिक को एक अजीब सटल फीलिंग आया। उसने तुरंत अनशैडोड क्रूसिफिक्स को ज्यादा ऊंचा किया, एक फिंगर से एक स्पेसिफिक थॉर्न पे दबाया। ब्राइट रेड ब्लड सीप आउट हुआ। प्योर क्रॉस से ब्राइट ट्वाइलाइट ग्लो निकला, जैसे नून की स्टेट में लौट आया हो। ग्लो क्लिफ एज की तरफ गया और ग्रे ब्लू जायंट्स को कवर कर लिया, जो ऊपर चढ़ना चाह रहे थे। जायंट्स फ्रीज हो गए, उनके बॉडीज फेड होने लगे और मेल्ट अवे। वो असली जायंट्स नहीं थे, व्रेथ्स और शैडोज थे, जो जायंट्स की ट्रैजिक डेथ्स के बाद बचे थे। इसीलिए अनशैडोड क्रूसिफिक्स ने उन्हें सेंस किया। ये सेंट लेवल सील्ड आर्टिफैक्ट ऑफ सन डोमेन है, व्रेथ्स, शैडोज और इविल स्पिरिट्स का नेमेसिस। आसानी से मॉन्स्टर्स खत्म कर टीम कॉशियसली आगे बढ़ी। कुछ देर बाद वो माउंटेन वॉल और क्लिफ के आसपास घूमकर एक डार्क फॉरेस्ट के सामने पहुंचे। फॉरेस्ट में ट्रीज टेंस ऑफ मीटर्स टॉल थे, एक्सट्रीमली थिक थे, लेकिन बार्क्स पील ऑफ हो रही थी, ट्रंक्स रॉटिंग थे, लीव्स विदर्ड थीं, वेनिंग का फीलिंग दे रहे थे। लीव्स आपस में एंटैंगल होकर एक बैरिकेड बना रही थी, जिससे डस्क की लाइट ब्लॉक हो रही थी। पर अब बहुत से ट्रीज कोलैप्स्ड थे, तो ऑरेंज रेड ग्लो स्कैटर्ड था। डेरिक ने आगे देखा और सोचा, कितना टाइम और यूज कर सकता हूं अनशैडोड क्रूसिफिक्स। फिर उसने बताया, यह है वेनिंग फॉरेस्ट, जायंट के एंसेस्टर्स की बरियल ग्राउंड, मतलब जायंट किंग के पेरेंट्स। कोलिन ने फॉरेस्ट को घूरते हुए कहा, ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है, अगर कोई डेंजर बचेगा भी तो ज्यादा पावरफुल नहीं होगा, एक्सप्लोर कर सकते हैं। डेरिक ने हाँ करते हुए कहा, मेरा क्रॉस यहाँ के एनवायरनमेंट को डील कर सकता है, मैं आगे चलूंगा। उसे याद आया, मिस्टर वर्ल्ड ने कहा था कि फॉरेस्ट में कोई करप्शन हो सकता है और अनशैडोड क्रूसिफिक्स वार्निंग दे सकता है। कोलिन ने जेंटली सिर हिलाया, अपने आसपास का ख्याल रखना।
डेरिक ने एक साइलेंट ब्रेथ ली और वेनिंग फॉरेस्ट की तरफ कदम बढ़ाया। साथ ही उसने आगे चलने के फायदे से सॉफ्टली मिस्टर फूल का ऑनोरिफिक नेम रिसाइट किया, ताकि क्लेन जो ट्वाइलाइट के कारण डिस्कनेक्टेड था अब एक्चुअल सिचुएशन देख सके। चैप्टर 11-14 द रेमिनेंट विल। सीन वेनिंग फॉरेस्ट में है, जहां डार्कनेस और डिक्लाइन होना चाहिए, वहां ऑरेंज रेड डस्क की लाइट भरी हुई है। डेरिक आगे चल रहा है, हाथ में अनशैडोड क्रूसिफिक्स जो प्योर लाइट कंडेंस लग रहा है। पीछे डीमन हंटर कॉलिन 2 स्वॉर्ड्स हाथ में और हेम थंडर गॉड्स रॉर हैमर लेकर हैं। रेडी है डेरिक से सील्ड आर्टिफैक्ट स्वॉप करने के लिए। अनशैडोड क्रूसिफिक्स की रेडियंस डिम हो रही है, जैसे सन सेट होने वाला हो, बस एक स्लिवर गोल्डन लाइट बची हो। सिटी ऑफ सिल्वर के लोगों ने कभी सनसेट नहीं देखा, बस एंशिएंट लिटरेचर से इमेजिन करते हैं। वुश! एक्सपेडिशन टीम डीप फॉरेस्ट में जाते ही एक हवा चली, जैसे काउंटलेस लिविंग बीइंग्स अंदर से रो रहे हों, पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। वुश! हवा तेज हुई, डेरिक की गर्दन पे चिल फील हुई, बाल खड़े हो गए। उसने इंस्टिंक्ट को कंट्रोल किया, नेक श्रिंक नहीं की, आर्म्स नहीं उठाए, क्योंकि डेंजरस एनवायरनमेंट है और उसे भरोसा है कि चीफ और टीममेट्स टाइमली रिएक्ट करेंगे। स्वूश! कॉलिन की सिल्वरी वाइट ब्लेड इलेक्ट्रिक बोल्ट के साथ डेरिक की गर्दन के पास से गुजरी, एक ब्लरी ट्विस्टेड फिगर को डस्क की लाइट में वेपराइज कर दिया। साथ ही अनशैडोड क्रूसिफिक्स ट्रिगर्ड हुआ, ग्लूमी डिम स्टेट से निकलकर ब्राइट और प्योर लाइट फिर से देने लगा। आसपास डॉन जैसा हो गया, इनडिस्क्राइबेबल ब्लैक शैडोज लाइट में नजर आए, फिर मेल्ट अवे हो गए। डेरिक ने क्यूरियसली पूछा, ये क्या थे? रेट्स, शैडोज, इविल स्पिरिट्स नहीं लगते। कॉलिन ने ऑब्जर्व करते हुए कहा, किसी तरह की रेमनेंट ऑरा डस्क की पावर के साथ कंबाइन हो गई, अनॉमली क्रिएट कर दी। डेरिक ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स को ज्यादा पकड़ा और दूसरी फिंगर जो अभी तक चुभी नहीं थी, थॉर्न्स पर रख दी। अनशैडोड क्रूसिफिक्स के सहारे टीम स्मूथली आगे बढ़ती गई। वेनिंग फॉरेस्ट के डीप में पहुंचकर उन्होंने दूर क्लिफ और ऑरेंज रेड क्लाउड्स देखीं। यहां डैमेज कम है, ब्रांचेस और लीव्स मिड एयर सस्पेंडेड हैं, फ्रोजन डस्क को ब्लॉक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट डार्क है। केयरफुली घूमते हुए डेरिक की आंखों के सामने 2 ग्रेइश वाइट मॉर्टल टूमस्टोन्स नजर आए, पर उन्हें ऑब्जर्व करने से पहले ही डस्क की रेज लीव्स के गैप से आकर स्ट्रेंज रिफ्रैक्शन इफेक्ट क्रिएट कर दिया। एक जाइगैंटिक फिगर नियरली 10 मीटर्स टॉल इंटरवीव हो गया। फिगर ब्लरी है, पर उसमें एवरलास्टिंग और इम्पर्टर्बेबल एयर है, जैसे मिथिकल एरा का रिफ्लेक्शन हो। स्किन ग्रेइश ब्लू, पहना है सिल्वर ग्रे आर्मर, ब्लड स्टेन्स लग रहे हैं। चेहरा सेटिंग सन जैसा ग्लो कर रहा है, जैसे उसकी आंखें हों। बस उसके एग्जिस्टेंस ही आसपास के ट्रीज और वॉइड को बेंड कर रहा है। सब कुछ वेनिंग हो रहा है। सबके दिमाग में एक ही थॉट आया, जायंट किंग, एंशिएंट गॉड और मिर। जोशुआ, हेम, एंटियोना के बॉडीज पे गूज बम्स आए, जो ग्रेइश ब्लू रंग बदलने लगे। उनके आईब्रोज के सेंटर से फ्लैश और ब्लड स्क्वर्म कर रहा है, जैसे कोई मॉन्स्टर बाहर निकलने वाला हो। सब वर्ज ऑफ लूजिंग कंट्रोल पे हैं, बिना मिथिकल क्रीचर फॉर्म देखे ही। डेरिक रिलेटिवली सेफ है, अनशैडोड क्रूसिफिक्स की प्योर लाइट ने उसे कवर किया हुआ है, वार्म फीलिंग दे रही है। तभी कॉलिन बेंट डाउन होकर 2 स्वॉर्ड्स लेकर हरिकेन की स्पीड से उस टेरिफाइंग फिगर की तरफ दौड़ा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं, जिगजैग फुटवर्क करते हुए, लेफ्ट राइट करते हुए। जाइगैंटिक फिगर ने सनसेट लाइक आईज से सबको देखा, इमोशनलेस, स्टोन स्टैचू जैसा। अचानक उसके चेहरे का ग्लो फ्लैश हुआ। उसने डाउन बेंड किया और जमीन पे अपने फिस्ट से हैवी पाउंडिंग की। बूम! जमीन हिल गई, फिशर खुल गई। डेरिक और बाकियों का बैलेंस बिगड़ गया, स्टैगर करके गिराने वाले थे। कॉलिन ने पहले ही मोर देन 10 मीटर्स हाई जंप लगाया और अपनी 2 स्वॉर्ड से डोमिनियरिंग डाउनवर्ड क्लीव किया। तभी मिथिकल फिगर ने जमीन की फिशर से एक इल्यूजरी स्वॉर्ड निकाली, जायंट स्वॉर्ड जो डस्क की मैनिफेस्टेशन लगती थी, और आगे स्विंग कर दी। ऑरेंज रेड स्टॉर्म ऑफ लाइट बनकर कॉलिन, डेरिक और पीछे के सब लोगों की तरफ स्वीप किया। जहां भी लाइट गई, ट्रीज विदर हो गए, सॉइल सैंड बन गई, सब इरिवर्सिबल वेनिंग हो गया। बूम! ट्वाइलाइट स्टॉर्म को इनविजिबल वॉल्स ने रोका, फॉरेस्ट हिल गया। शेपर्ड एल्डर लोविया कब की डेरिक के पास आ चुकी थी। उसके सामने एक टॉल इल्यूजरी फिगर है, सिल्वर आर्मर पहने, डार्क रेड ग्लो आंखों के पास। उसने जेन्यूफ्लेक्ट करते हुए एक इल्यूजरी ग्रेट स्वॉर्ड जमीन में घासी और एक अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग इनविजिबल वॉल बनाई। बैम! कॉलिन की 2 स्वॉर्ड्स नियरली 10 मीटर्स टॉल फिगर पे लगी, काउंटलेस स्पार्क्स निकले,
सिल्वरी वाइट फिगर को कोई डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ सिल्वर ग्रे आर्मर थोड़ा डिम हुआ। रीबाउंड फोर्स से कॉलिन फिर ऊपर उठा, मिड एयर फ्लिप किया और अटैक किया। वार्निंग डोमेन में वो मिथिकल क्रीचर फॉर्म रिलीज नहीं कर सकता, रिवर्स हो सकता है। जब मिथिकल फैंटम ब्लॉक्ड हो गया, डेरिक ने अनशैडोड क्रूसिफिक्स की सडन ट्रेमर और हीट महसूस की। उसने फिंगर स्पाइक पे दबा दी। उसका ब्लड क्रॉस में गया, पेन के साथ। एक विगरस ब्राइट लाइट चर्न होकर हवा में उठी, नीचे आई और सिल्वर ग्रे आर्मर वाले फिगर को कवर कर लिया। उसकी सेटिंग सन जैसी आंखें, होली, सॉलम, प्योर। लाइट में जाइगैंटिक फिगर रुक गया, जैसे नेचुरल एनिमी मिल गया हो। सिल्वर ग्रे आर्मर मेल्ट होना शुरू हो गया। मौका देखकर लोविया के सामने वाले ईविल स्पिरिट नाइट ने इल्यूजरी ग्रेट स्वॉर्ड जमीन से निकाली और सेवरल सिल्वर रिफ्ट्स क्रिएट करते हुए एनिमी को स्ट्राइक किया। कॉलिन की 2 स्वॉर्ड्स ने लाइट ऑफ डॉन जैसी रेज निकालकर एंशिएंट फिगर के हेड को टारगेट किया। जोशुआ, हेम, एंटियोना ने भी अपने स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक्स चलाए। 3 राउंड्स के बाद इल्यूजरी फिगर क्रम्बलिंग हो गया, बर्निंग ऑरेंज डॉट्स ऑफ लाइट में तब्दील हो गया। कॉलिन ने जमीन पर उतरकर सोचते हुए कहा, वो जायंट किंग की विल का रेमिनेंट था। इस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए सालों के मेल्डिंग से स्ट्रेंथ और फॉर्म मिली, एक तरह का ईविल स्पिरिट। यहां क्या सीक्रेट्स छिपे हैं? सबकी नजरें आगे उसी जगह पे गईं जहां टेरिफाइंग फिगर खड़ा था। एटमॉस्फेयर हैवी था। डेरिक ने सोचा, खुशकिस्मती से यह सिर्फ एक ईविल स्पिरिट था जो अनशैडोड क्रूसिफिक्स से डिस्ट्रेन्ड था। रेमिनेंट विल का एक छोटा हिस्सा, ऑलमोस्ट नो स्ट्रेंथ। इतने सालों के बाद भी इतना टेरिफाइंग? रियल एंशिएंट गॉड कैसा होगा? पर इतनी स्ट्रांग विल क्यों? क्या पेरेंट्स की कब्र की प्रोटेक्शन के लिए? टीम ने आगे बढ़कर टूम्स की तरफ देखा। 2 एंशिएंट मॉर्टल टूमस्टोन्स, ऊपर जोटन लैंग्वेज में लिखा है फादर और मदर। उनमें एक मिस्टीरियसनेस है जो नेचर की पावर्स को स्टर करती है। नॉस्टैल्जिया, सैडनेस, पेन, गिल्ट का मिक्सचर फील होता है, डिप्रेस कर देता है। टूम्स के पीछे ग्रेव है जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है। 2 ब्लैक कॉफिन्स नजर आ रहे हैं। उनके लिड्स खुले हुए हैं, जैसे किसी ने कंफर्म किया हो। अंदर 2 ग्रेश व्हाइट स्केलेटन्स हैं जो लीव्स से आती डस्क की लाइट में ऑरेंज रेड यानी ब्लड जैसा रंग किए हुए हैं। ये स्केलेटन्स ह्यूमन शेप के हैं, एक 1.9 मीटर से कम, दूसरा 1.8 मीटर से कम।